हम आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड की बजाय वो हमें कहता है कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कीजिए अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो किस तरह कैलकुलेट करोगे। अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम आपने जो एग्जांपल दी थी ना गरीब मेथड करने के लिए, उसमें ना हम्म उसने लिखा है फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करने को कह रहा है, लेकिन हम्म उसका सोल्यूशन स्ट्रेट लाइन मेथड से बिल्कुल सही आया। ये क्या सीन है? क्योंकि मेथड की एप्लीकेशन ऑनवर्ड ईयर्स में होनी है, ऑनवर्ड ईयर्स का उसने आपसे रिक्वायर ही नहीं किया। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को बुक वैल्यू की बेस पे कैलकुलेट करते हैं, और जब हमारा कोई भी एस्टिमेशन चेंज होता है तो हम ऑटोमेटिकली, देखो मैं उसमें क्या बताया था कि कॉस्ट को बुक वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दो, कहा था जी ना। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की एप्लीकेशन जो प्रॉपर होनी थी वो ऑनवर्ड ईयर्स में होनी थी, और ऑनवर्ड ईयर की उसने वर्किंग अभी आपसे रिक्वायर ही नहीं की थी, इसलिए वो आपको लगा कि आपने स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंगली ही उसको सॉल्व कर लिया, जबकि आपने जो रेट यूज किया होगा वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला रेट यूज किया होगा। हम किया तो वही है। उसने कहा हाँ। है कि जो 2017 में हमारी चेंजिंग हुई है ना, उसमें वो हम्म कह रहा है more than हाँ, February decided to change the method of बिल्कुल बिल्कुल मैं depreciation। आपकी बात फॉलो कर रही हूँ हामिद बेटे। चाहे मेथड चेंज हो, चाहे स्क्रैप वैल्यू चेंज हो, या लाइफ चेंज हो जाए, आपका क्वेश्चन जिस ईयर में चेंज आ रहा है उस ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड वही रहेगा जो आपने जो मेरी कल की डिस्कशन में नोट कर लिया हुआ है। जी मैम। तो इसलिए वो फर्क नहीं पड़ा, आपको लगा कि आपने स्ट्रेट लाइन मेथड में ही उसको सॉल्व कर दिया। कोई भी एस्टिमेशन चेंज हो क्वेश्चन को यूं ही सॉल्व करते हैं, उस ईयर की डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं जिस तरह आपने कैलकुलेट करना सीख लिया हुआ है। जी थैंक यू मैम। यू वेलकम। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी इसको बोलते हैं बेटे। आपका जो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है हमने उसको कॉस्ट प्राइस बेस्ड मेथड बोला। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बेटे जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं होती, बल्कि ये बुक वैल्यू बेस्ड मेथड है। इसमें हम हर साल की पहले बुक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और बुक वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके जो हमारे पास बुक वैल्यू आती है उस पे हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करें अगर, तो वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा। अब क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन के माइनस करते चले जाने की वजह से आपका आपकी बुक वैल्यू कम होती चली जाएगी, इसलिए आपका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस ईच ईयर अंडर दिस मेथड वो कम होता चला जाएगा। इसलिए हम इस मेथड को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। कैसे, ये देखिएगा, मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल रखती हूँ। फर्स्ट कीजिए हमने कोई प्लांट परचेज किया है, उसकी कॉस्ट है, क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि जनाब उसकी कॉस्ट है 1,50,000 रुपीज, स्क्रैप वैल्यू ₹30,000, लाइफ हमें बताई जा रही है 4 years। बेटे जिस तरह रिड्यूसिंग बैलेंस स्ट्रेट लाइन मेथड में आपने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन को हम लाइफ की बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और रेट की बेस पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या जिसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, जो कि बुक वैल्यू बेस्ड मेथड है, इसमें डेप्रिसिएशन जब भी कैलकुलेट करोगे रेट की बेस पे ही कैलकुलेट किया जाता है, लाइफ की बेस पे हम कैलकुलेट नहीं करते। तो चलिए जनाब, सपोज के जनाब रेट क्वेश्चन में गिवन है आपको 24%, 25%, और आपसे कहा जा रहा है रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट depreciation expense for each year under reducing balance method। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होगा?
फर्स्ट ईयर में आप क्या करोगे बेटे, कॉस्ट पे 1,50,000 का 25% लोगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम स्टार्ट में ही जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगते हैं तो बेटे हम स्टार्ट में ही कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करके जो हमारे पास डेप्रिशिएबल अमाउंट आती है उस पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया जाता है। हम स्क्रैप वैल्यू को पहले साल ही माइनस कर देते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो मैं क्या करती, 1,50,000 में से स्क्रैप वैल्यू 30,000 माइनस करती, जो 1,20,000 की डेप्रिशिएबल अमाउंट आती उसको 25% डेप्रिशिएट करती ईच ईयर। While in case of reducing balance method, scrap value की एडजस्टमेंट स्टार्टिंग ईयर में नहीं होती, बल्कि आपके एसेट का जो लाइफ का यूजफुल लाइफ का लास्ट ईयर होता है वहां पे हम स्क्रैप वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। वो कैसे एडजस्ट करते हैं ये देखिएगा, मैं 4 इयर्स की वर्किंग आपके सामने शो करूंगी। हमने क्या करना है, इन शॉर्ट पहले साल 1,50,000 की जो कॉस्ट है उस पर डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को फर्स्ट ईयर में कैलकुलेट करेंगे और स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करेंगे। तो बेटे 1,50,000 का हमने लेना है 25%। पहले साल का मेरा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आ रहा है 37,500। तो जनाब फर्स्ट ईयर के एंड पे मेरे पास बुक वैल्यू या जिसे कैरिंग अमाउंट कहते हैं वो कितनी आ जाएगी। बुक वैल्यू हम हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, बुक वैल्यू यूं कैलकुलेट की जाती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मेरे पास कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट थी 1,50,000 और पहले साल में जो डेप्रिसिएशन थी वो 37,500 की चार्ज हो चुकी। हम क्या करेंगे जनाब, 1,50,000 में से माइनस करेंगे, बुक वैल्यू हमारे पास 1,12,500। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने क्या करना था, 1,50,000 माइनस 30,000 करके 1,20,000 का 25% ईच ईयर सेम डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आना था। While in case of reducing balance method हम क्या करते हैं, पहले साल कॉस्ट प्राइस 1,50,000 बिफोर डिडक्टिंग स्क्रैप वैल्यू, आपने 1,50,000 का 25% लेना है, डायरेक्टली आपके पास फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट में क्या करना है, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट ईयर आपने क्या करना है, ऑनवर्ड जितने भी ईयर्स हैं, जो प्रीवियस ईयर बुक वैल्यू का क्लोजिंग बैलेंस है, नेक्स्ट ईयर आपकी बुक वैल्यू का बिगिनिंग बैलेंस बनेगा, हम उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 1,12,500 का आपने 25% लेना है। तो बेटे 1,12,500 का 25%, ये हमारे पास आता है 28,125। अब फिर से बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट कितनी है 1,50,000 और डेप्रिसिएशन टोटल कितनी एक्यूमुलेट हो चुकी, सेकेंड ईयर की 28,125, फर्स्ट ईयर की 37,500, आपके पास टोटल हो गई 65,625 टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मेरे पास बुक वैल्यू कितनी आएगी, 1,50,000 में से माइनस किया तो जनाब 84,375। फिर थर्ड ईयर में भी मुझे यही काम करना है। सेकेंड ईयर के एंड में जो बुक वैल्यू थी वो थर्ड ईयर के स्टार्ट की बिगिनिंग बुक वैल्यू हुई, बुक वैल्यू की अमाउंट पर डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं। तो जनाब दोबारा से उसका 25% लेंगे 84,375 का, वो मेरे पास आता है जनाब 21,094, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 93.75 था, उसको मैंने राउंड ऑफ करके लिखा। तो बुक वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 1,50,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दूसरे साल तक जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुकी थी वो 65,625 थी, उसमें तीसरे साल की डेप्रिसिएशन हम ऐड करते हैं जो कि है 21,094। तो जनाब थर्ड ईयर के एंड में जो टोटल डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुकी वो 86,719 है। तो थर्ड ईयर के एंड में मेरे पास बुक वैल्यू कितनी हुई, 1,50,000 में से माइनस किया 63,281 है। अब देखिए इस मेथड में ईच ईयर के स्टार्ट में जो बुक वैल्यू हमारे पास आती है उस पे डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करते के डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फाइंड आउट करते हैं।
क्योंकि बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन की वजह से कम होती चली जाती है, तो इसलिए इस मेथड में ईच ईयर आपका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कम होता चला जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस 37,500, उससे नेक्स्ट ईयर में 28,125 और थर्ड ईयर में उससे भी कम हो गया 21,094। अब लास्ट ईयर इस एसेट की लाइफ का लास्ट ईयर है फोर्थ ईयर। अब जनाब हमने जिस तरह सीखा प्रीवियस लेक्चर्स में एक बात फाइनलाइज की कि जो स्क्रैप वैल्यू होती है बेटे वो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। क्योंकि स्क्रैप वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती तो इसलिए हम स्ट्रेट लाइन मेथड में उसको स्टार्ट में ही माइनस कर लेते हैं, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में लास्ट ईयर में उसकी स्क्रैप वैल्यू को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। और वो कैसे एडजस्ट करेंगे, उसको एडजस्ट करने का तरीका ये होगा कि बेटे एक चीज जहन में रहे, और वो क्या है कि जनाब आपके पास एसेट की यूजफुल लाइफ के एंड में जो बुक वैल्यू आनी चाहिए वो किसके इक्वल होनी चाहिए, स्क्रैप वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने क्या करना है, अब लास्ट ईयर में वर्किंग बैक करना है। वर्किंग बैक किस तरह करना है, फोर्थ ईयर के एंड पे मेरे पास बुक वैल्यू होनी चाहिए 30,000, स्क्रैप वैल्यू के इक्वल अमाउंट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जनाब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस 30,000 कैसे आएगा, अगर 1,50,000 की कॉस्ट में से जब मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,20,000 माइनस करूंगी तो मेरे पास 30,000 का बैलेंस आएगा इक्वलेंट टू स्क्रैप वैल्यू। तो इसका मतलब है कि जनाब मेरे पास फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना होना चाहिए। मैं अब आखिरी साल यूं नहीं करूंगी कि जनाब 63,000 टू 81 का 25% हो, अगर मैं ऐसा लूंगी तो वो मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,20,000 तक नहीं पहुंचेगी। अब वो वर्किंग बैक मैंने किस तरह किया, मैंने पहले एंडिंग बुक वैल्यू 30,000 लिख लिया, और वो 30,000 कब आएगा, जब 1,50,000 की कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,20,000 की माइनस होगी तो उसका वैल्यू 30,000 आएगा। इसका मतलब है कि फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना होना चाहिए, तो 1,20,000 माइनस 86,719। तो अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस 86,719 से बढ़ के 1,20,000 पे जा रहा है तो कितनी अमाउंट उसमें ऐड होनी चाहिए, 33,281। ये फोर्थ ईयर की लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन हम यूं कैलकुलेट करते हैं कि जनाब टोटल डेप्रिशिएबल या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस होना चाहिए था 1,20,000, और प्रीवियस ईयर तक आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो वो 86,719 है। तो इसका मतलब है कि लास्ट ईयर में आपकी डेप्रिसिएशन होनी चाहिए 33,281। तो फिर आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस 86,719 से बढ़कर जो है वो 1,20,000 तक जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपके पास लास्ट ईयर के एंड में 30,000 क्या जो है वो क्लोजिंग बुक वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमेशा किसके इक्वल होनी चाहिए, स्क्रैप वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो ये जनाब आपके पास सामने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। बाद में जनाब इसके इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर लिया गया। अब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ऐसा रेट यूज करते हैं जिसको फॉलो करते हुए हमें यूजफुल लाइफ के लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन को खुद से यूं एडजस्ट करना नहीं पड़ता, बल्कि एक ऐसा रेट हमारे पास आ जाता है जिस रेट को हम यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस रेट को फॉलो करते हुए आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो एंड में आपके पास 30,000 का बैलेंस आएगा। अब वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट जो खुद ब खुद स्क्रैप वैल्यू को एडजस्ट कर ले, वो रेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन रेट फाइंड आउट करने का तरीका ये है, इसी क्वेश्चन को मैं एक डिफरेंट रेट से सॉल्व करवाऊंगी। देखें, reducing balance method depreciation rate जो कि स्क्रैप वैल्यू को एडजस्ट कर ले, एडजस्टेबल, एडजस्टेड फॉर स्क्रैप वैल्यू, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटे। उस रेट को हम यूं फाइंड आउट करते हैं 1 माइनस रेसिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट पावर 1 by
एन। अब ये क्या चीज है, देखो रेसिडुअल वैल्यू हमने अपनी एग्जांपल में जो सपोज की है वो 30,000 और कॉस्ट कितनी सपोज की हुई थी 1,50,000। पावर 1/n, n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स में आपने एसेट को डेप्रिशिएट करना मतलब उसकी यूजफुल लाइफ, और हमारी इस एग्जांपल में यूजफुल लाइफ कितनी है 1/4। अब जनाब इसे मैथमेटिकली हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, आप में से किसी स्टूडेंट के पास इस वक्त साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो इसको सॉल्व करके बताए। इसको यूं सॉल्व करना है हमने बेटे, 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, ये आपके पास आता है 0.2, 1 माइनस 0.2 की पावर लेनी है 1/4, और 1/4 को सॉल्व करें तो क्या आता है हमारे पास 0.25। 1 डिवाइडेड बाय 4 किया, ये आपके पास आता है 0.25। हाँ जी, मैम ये 0.33 नहीं आ रहा? 0.33 0.33। अच्छा ठीक है, मैंने रॉन्ग ना लिख लिया, ठहरो। 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, और ये मेरे पास आता है, मेरे पास तो 0.2 आ रहा है, ये कैलकुलेटर को क्या है। नहीं मैम, हमने कंप्लीट किया है, वो 1 माइनस करके उसकी पावर भी ले लिया, हर चीज कर दिया है। कंप्लीट। अच्छा सब कुछ कंप्लीट कर लिया हुआ है। जी 0.2 की पावर ली है, जी पहले ली है मैम। पावर 0.25, इक्वल का साइन प्रेस किया है, 1 में से माइनस किया है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है अभी आ गया 33.125 33%। आगे 333 चल रहा है। मैम 33.125 आ रहा है। अच्छा 125 पे खत्म हो जाता है। अब ठीक जी है मैम। कि आगे भी चल रही है? चल रहा है, लेकिन लिखना है मैम आगे। नहीं आगे नहीं चले, इतने डेसिमल तक रहते हैं, वो एंड में थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आएगा, लेकिन आप 5 को ऑटोमेटिकली 6 कर देना बस, ठीक है, अच्छा फिर चलो वो 5 को इशू नहीं 6 कर होगा। दूं। 5 के जी बाद जी, वैसे फिर है भी क्या? 9 आ रहा है ना, तो इस वजह से वो अच्छा 6 कर चलो दें। ठीक है, अब थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का 9 डिफरेंस 9 आएगा। 9। हाँ चलो 1 2 6 कर दिया मैंने, ऐसे ठीक है। यस मैम। चले अब मेरे साथ रहिएगा। अब देखो बेटे क्या जी करना मैम। है, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए मैंने डेप्रिसिएशन का वो रेट फाइंड आउट कर लिया जो स्क्वायर वैल्यू को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। लास्ट ईयर में हमें ऐसी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलो अब हम 33.126% को लेते हुए इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को दोबारा से सॉल्व करते हैं, चारों सालों की डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और बुक वैल्यू carried down at the end of each year. अब फर्स्ट ईयर में कॉस्ट प्राइस 1,50,000, उसका कितने परसेंट लेना है 33.126% लीजिए, देखो कितना आता है 1,50,000 का मैं 33.126, हाँ जी कितना आया? मैम ये आता है 49 हाँ जी 49689। 689। और बुक वैल्यू कैसे आएगी बेटे 1,50,000 माइनस 49,689, देखो अब ये लास्ट कितनी में आ रही, 00 भी होना है। ये ऐसे नहीं है 4968900। 100 से डिवाइड भी करो ना, वो नहीं परसेंटेज है। ठीक है नहीं मैम, इतना ही आता मैम, यही ठीक ठीक आता है। हाँ वो हम ठीक ना है ठीक है 100 ठीक से है। डिवाइड करना भूल गए जी बेटे। अब मेरे साथ रहिएगा, फिर उसके साथ क्या करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो सेकेंड ईयर में 1,50,000 पे लोगे, या जो बुक वैल्यू आ रही है हमारे पास बुक वैल्यू पे जो कि है 1,00,311। अब आप इसका इतने परसेंट दोबारा से लो 33.126%। मैम ये आता है 33,229। हाँ आगे छोड़ दीजिए जितना भी आ रहा है। नाउ 1,50,000 माइनस, अब मेरी डेप्रिसिएशन कितनी एक्यूमुलेट हो चुकी, पहले साल की 49,689 प्लस सेकेंड ईयर की 33,229, देखो इतनी आ रही है 82,918। कंफर्म करो बेटे। मैम जस्ट सेकंड। देखो मैंने मैम ये क्या किया, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन 49,689, सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन 33,229, तो सेकेंड ईयर में जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन गई इन दोनों को ऐड करके वो 82,918 हो गई। जी मैम कॉस्ट में इतनी से है, माइनस की इतनी ही है। जी मैम।
ठीक है, और बुक वैल्यू आ गई आपके पास सेकेंड ईयर के एंड में। अब थर्ड ईयर में भी बेटे हम क्या करेंगे, थर्ड ईयर के स्टार्ट में हमारे पास जो बुक वैल्यू आएगी वो 67082 होगी। इसका अब आपने लेना है अगेन 33,126%। मैम डबल टू 1। अच्छा आपने कैलकुलेट कर लिया? जी मैम। कितना लिखूं, 22,221? 1.5 आ गया मैम। 0.5 है, इसको भी 2 ही कर जी। देते हैं। तो जनाब थर्ड ईयर में हमारे पास ये डेप्रिसिएशन हो गई। अब एक्यूमुलेटेड में कैसे निकालूंगी, सेकंड ईयर तक जो एक्यूमुलेट हो चुकी वो 82,918 थी। इसमें थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन हम ऐड कर देते हैं जो कि 22 और 222 है। अल्हम्दुलिल्लाह 105,140 और 1,50,000 माइनस किया, बुक वैल्यू देखो कितनी आ रही है। Is it 44,860? थैंक यू बेटा। अब फोर्थ ईयर में देखो 44,860 का 33.126%। मैम ये आता है 14,860। 14,860। अब जी मैम। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 105,140 प्लस 14,860, ये हो गई मेरे पास 12,000। 1,20,000। हाँ इतनी हो गई ना। तो देखो सॉरी हाँ 12,000 नहीं, 1,20,000। 1,20,000, शाबाश। तो अब देखो जनाब क्या हुआ, जब हमने 25% से सॉल्व किया तो फोर्थ ईयर में हमें ये 30,000 की वैल्यू मैनुअली वर्किंग बैक करके एडजस्ट करना पड़ी। लेकिन उस फॉर्मूला ने हमें क्या हेल्प की, हमें एक ऐसा डेप्रिसिएशन का रेट दे देता है अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो स्क्रैप वैल्यू को खुद ब खुद एडजस्ट कर देता है। तो उस फॉर्मूला की हेल्प से जब हमने डेप्रिसिएशन का रेट निकाला वो हमारे पास 33.126% आ रहा है। इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास एंड रिजल्ट आ जाता है। बहुत शुक्रिया कहीं, ठीक, बहुत शुक्रिया जी बेटे। तो इससे क्या होता है कि आपकी स्क्रैप वैल्यू खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है, आपको लास्ट ईयर में मैनुअली एडजस्ट करना नहीं पड़ता। तो इसमें सीखने की बात ये थी कि एक तो फॉर्मूला, उसकी हेल्प से हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, और सेकेंडली उसमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है बुक वैल्यू की बेस पे। बुक वैल्यू ईच ईयर आपकी रिड्यूस होती चली जाती है जिससे डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस ग्रेजुअली कम होता है। तो जनाब ये हमारा कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन अभी से मुझे आप लोग सॉल्व करके दिखाइए। एग्जांपल है बेटे आपके पास पेज नंबर 383 पे, ओबरी के नाम से एग्जांपल है। उसमें जनाब आपने डेप्रिसिएशन का रेट भी फाइंड आउट करना है। इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, ओबरी ने एक वैन परचेज की है, 800 कॉस्ट है उसकी, 4 ईयर एक्सपेक्टेड लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू 104 है। बस इतनी इंफॉर्मेशन की बेस पे आपको जनाब डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। तो हम पहले वो उस फॉर्मूला की एप्लीकेशन करेंगे। ये मैं इंफॉर्मेशन यहां आपको लिख देती हूँ। कॉस्ट वो एसेट की आपको बेटे क्वेश्चन में बता रहा है ₹800, और स्क्रैप वैल्यू कितनी बता रहा है आपको 104। लाइफ आपको बेटे बता रहा है 4 इयर्स। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रेट ये हमने कैसे फाइंड आउट करना है, हमने 1 में से माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट पावर 1/n। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1 माइनस रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू 104, कॉस्ट है 800, लाइफ 4 इयर्स है 1/4, और फिर उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई। देखो कितने परसेंट आता है। मैम ये 40% इधर बुक में भी लिखा है, बुक में इतना ही आ 40% रहा लिखा हुआ, वैसे 0.39 आता है। वो 0.3999 समथिंग होगा, उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया होगा। जी मैम। ऐसे ही है, उन्होंने राउंड ऑफ करके आपको 40% बता दिया। तो डेप्रिसिएशन का जनाब हमने रेट फाइंड आउट किया स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में आपने 4 इयर्स का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फाइंड आउट कर लेना। तो फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस है 800, उसका बेटे लेंगे 40%। कितना बना हमारे पास 320।
320। और हमारे पास बुक वैल्यू कैसे आएगी, कॉस्ट 800 माइनस डेप्रिसिएशन, जो कि पहले साल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस ही एक्यूमुलेटेड है, सो 480। 800 हाँ माइनस 320 किया, आपके पास आएगा 480। अच्छा ये सॉल्व कर लो, फिर मैं इसका एक शॉर्टकट भी आपको बताती हूँ। सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे, 480 का 40% 192। 192। अब उसके बाद 192 प्लस 320, मैम ये 288। नहीं नहीं, ये टोटल मैंने 288 बता दिया, इसकी बुक वैल्यू बता दी है मैंने। ठीक है 288 माइनस 800 मैं कर लेती हूँ, 512। जी मैम 512 आता है। थर्ड ईयर में बेटे चलते हैं, 288 का 40%। 40%। मैम ये आता है 115.2। चलो उसको इग्नोर कर देते हैं। नाउ 800 512 प्लस 115, मैम ये आपके आता है पास 627। शाबाश बिल्कुल ठीक है, मैम ये आता है 173। 173। फोर्थ ईयर में 173 का, जी मैम। मैम ये आता है 69.2। 0.2 को इग्नोर कर देते हैं, 7 प्लस 69। मैम ये आता है 696 696 104। 104। आ गई है इसका वैल्यू हमारे पास, सेम वही आ गई जो होनी चाहिए थे। एंड में हमारे पास जी बुक जी। वैल्यू हमेशा एसेट की यूजफुल लाइफ के एंड में हमारे पास बेटे जो वैल्यू आनी चाहिए वो इक्विवेलेंट टू स्क्रैप वैल्यू आनी चाहिए, और वो देखो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ रही है 104। अच्छा अब इसमें एक शॉर्टकट, यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमारी वर्किंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमें मालूम है कि हमने कॉस्ट प्राइस पे ही, अगर फर्स्ट करेंगे क्वेश्चन हमें कॉस्ट प्राइस से करने के लिए कहता और 40% के अकॉर्डिंगली ही हमें डेप्रिशिएट करना होता, तो ईच ईयर 800 का हमने 40% लेके 320 डेप्रिसिएशन निकाल लेनी थी। इतनी सी वर्किंग हमें करना पड़ती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल का अलग से एक्सपेंस निकालना पड़ता है, और वो एक्सपेंस निकालने के लिए जो है हमें बुक वैल्यू निकालनी पड़ती है, वर्किंग बढ़ जाती है। उसका शॉर्टकट ये होता है, आप अपने कैलकुलेटर पे लिखेगा पहले साल का जो आपने डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट किया वो कितना है 320, अपने अपने कैलकुलेटर्स पे लिखिएगा। फर्स्ट ईयर का जो आपने डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस निकाल लिया होगा 320, अब जरा लीजिए इसका 320 का 60%, मतलब 320 इंटू 0.6 कीजिए, 192। 192 शाबाश। अब 192 का 60% लीजिए इंटू 0.6, जो आंसर आता जा रहा है उसको 0.6 से मल्टीप्लाई मैम करते जाइए, 11502.2। वही आ रहा है ना एग्जैक्टली हाँ जी मैम शाबाश। जी जी। फिर उसका जो आंसर आया उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कीजिए, मैम वो आता है 69.12। हाँ तो देखो वही एक्सपेंस जो आपने डिटेल वर्किंग करके फाइंड आउट किया था वो डायरेक्टली भी आ सकता है। मैंने 60% कहाँ से लिया, टोटल होता है हमारे पास 100%। हम कह रहे हैं कि जनाब 40% डेप्रिशिएट कर दीजिए, तो रिमेनिंग बुक वैल्यू जो है वो हमारे पास कितने परसेंट रह जाएगी, 60%। तो जब बुक वैल्यू 40% से रिड्यूस होगी तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी 40% रिड्यूस होकर 60% पे आता चला जाएगा। आपने क्या करना है, अगर क्वेश्चन में 40% डेप्रिसिएशन का रेट है तो पहले साल का एक्सपेंस निकाल लो, ऑनवर्ड ईयर का क्या करोगे, 100 माइनस 40%, पहले साल का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस का 60% लोगे, सेकेंड ईयर का एक्सपेंस आएगा, सेकेंड ईयर के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का 60% लोगे, थर्ड ईयर का एक्सपेंस आएगा, थर्ड ईयर के एक्सपेंस का 60% लोगे, फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस डायरेक्टली भी आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस का रेट 30% होता तो आपने क्या करना था, फर्स्ट ईयर का 30% ले लेना था। आपके पास फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आना था बेटे, आपने ऑनवर्ड ईयर का एक्सपेंस कैसे फाइंड आउट करना था, फर्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन को का 70% लेना था, 100 माइनस 30, 70% लेना था, आपका सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आना था, फिर सेकेंड ईयर के डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस का आपने 70% लेना था, थर्ड ईयर का आता चला जाना था। बताइए मेरी बात को कितने स्टूडेंट ने फॉलो किया।
सबको क्लियर हो गया? चलें, गुड। इससे बेटे बहुत से एमसीक्यूज जो होते हैं ना वो आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो जनाब ये आपके सामने था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और मेथड आपका कुछ भी हो, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड हो, बेटे डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को कैलकुलेट कर लेने के बाद जो आपसे वो रिक्वायर करेगा वही 3 अकाउंट रिक्वायर करेगा। एसेट का अकाउंट बनाइए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट बनाइए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाइए। रिक्वायरमेंट्स वही होंगी और उन अकाउंट को वैसे ही बनाते जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में सीख लिया है। तो आज हम डेप्रिसिएशन के सारे मेथड्स जो हैं वो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, और उसके बाद दोबारा से मैं उन अकाउंट्स की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो अब हम पढ़ेंगे जनाब सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। कुरतुलैन बेटे आपका हैंड स्टिल रेज है। तो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन मेथड है आपके पास सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। इसमें आपने जो एसेट की लाइफ है, जैसे हमारी, चलो इसी एग्जांपल को हम आगे लेके चलते हैं कि भाई प्लांट है, उसकी कॉस्ट 1,50,000 है, स्क्रैप वैल्यू उसकी रेसिडुअल वैल्यू 30,000 है, लाइफ 4 इयर्स है। वही एग्जांपल हम आगे कैरी ऑन करते हैं। उसमें जो उसकी लाइफ है 4 इयर्स, 4 इयर्स में जितने डिजिट्स हैं उनका सम कर लें। 4 इयर्स में कौन कौन से डिजिट है? 1 + 2 + 3 + 4। अगर 5 इयर्स लाइफ होगी तो 5 तक कितने डिजिट्स होते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। 6 इयर्स लाइफ होगी तो 6 तक के जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लेना है। अब 4 इयर्स लाइफ है तो 4 इयर्स तक के डिजिट्स को हम ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 3 + 3 6 + 4, ये आपके पास हो गया 10। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जब सम आपके पास आ जाते हैं इससे आपने प्रोपोर्शंस बनाने। किस तरह? ये जो टोटल आया है इसको सबका डिवाइजर बना दो। 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। अब इसका मतलब ये है कि जनाब आपके फर्स्ट ईयर में ये जो प्रोपोर्शंस हैं ये बुक वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी बेस पे आपने डेप्रिसिएशन ईच ईयर किस तरह कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की और फोर्थ ईयर की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए। जब आपने प्रोपोर्शंस को लिखना है तो उल्टा चलना है। 1/10 को पहले नहीं लिखना, 4/10 से आपने स्टार्ट करना है। फर्स्ट ईयर में जो आपने जिस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी वो 4/10, सेकेंड ईयर में 3/10, थर्ड ईयर में 2/10 का प्रोपोर्शन और फोर्थ ईयर में 1/10। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? जिस तरह हम स्ट्रेट लाइन मेथड में स्क्रैप वैल्यू को पहले ही एडजस्ट कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं और डेप्रिशिएबल अमाउंट को डेप्रिशिएट करते हैं, आपके स्ट्रेट लाइन मेथड में भी, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में भी और प्रोडक्शन बेस्ड मेथड में भी आपने क्या करना है, स्क्रैप वैल्यू को पहले ही माइनस कर देना है। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, हमारे इस एग्जांपल में कॉस्ट कितनी हमने ली हुई है 1,50,000 और रेसिडुअल वैल्यू कितनी 30,000। इस डेप्रिशिएबल अमाउंट से आपने मल्टीप्लाई करते चले जाना है ईच ईयर। तो जनाब फर्स्ट ईयर में 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आपके पास आता है 48,000 फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस। सेकेंड ईयर का 36,000, थर्ड ईयर का 24,000। मेरा ख्याल है यही आएगा। लेट मी कंफर्म। मुझे लगता है इतना नहीं आ रहा है कि देखो ना, वो 10 से डिवाइड किया 12,000 आ गया। मैं 12,000 का टेबल पढ़ रही हूँ। जी मैम जी, मैम इतना ही आता है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो इसमें जरा गौर कीजिएगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की तरह ईच ईयर आपका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है।
फर्स्ट ईयर में 48,000, सेकेंड ईयर में 36,000 और फिर ऑनवर्ड ये कम हो रहा है। सिर्फ आपका जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है उसमें हम डेप्रिसिएशन को खुद से माइनस नहीं करते, बल्कि वो फॉर्मूला की हेल्प से हम रेट ही ऐसा निकालते हैं जो स्क्वायर वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अलावा जितने भी मेथड्स हैं, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है, या आपके पास प्रोडक्शन बेस्ड मेथड है, हम जब भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे उस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे जिसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस हो चुकी होगी। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, 1,50,000 माइनस 30,000। तो इस मेथड में क्या किया, मैं फिर से आपके सामने रिवाइज कर दूं। एसेट की जितनी भी लाइफ क्वेश्चन में गिवन होगी, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स, 10 इयर्स, जितनी भी दी हुई है, उसकी लाइफ अगर 10 इयर्स भी है तो 1 से लेकर 10 तक जितने डिजिट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 तक, वो आपने ऐड करके सम निकाल लेना। अब वो जो सम निकलेगा आपने उससे तमाम ईयर्स के डिजिट्स का डिवाइजर बना देना है, वो आपके पास प्रोपोर्शन आ जाएगा। अब ये प्रोपोर्शन को अगर मैं एलेबोरेट करूं तो ये प्रोपोर्शन मुझे क्या बता रहा है कि जनाब फर्स्ट ईयर में एसेट क्योंकि नया है, ज्यादा एफिशिएंटली यूज होगा, तो वो ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। 10 में से 4 हिस्से जो हैं वो आपके डेप्रिशिएट हो जाएंगे और रिमेनिंग जो 6 पोर्शंस रह जाएंगे वो ऑनवर्ड ईयर में आपको बेनिफिट देंगे। तो ये सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड हो गया। इसमें जो सम है उसको कैलकुलेट करने का वो हमें एक फॉर्मूला भी देता है कि आपने इस तरह कैलकुलेट नहीं करना तो सम यूं भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ये क्या है, n नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स n क्या है, 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखो कितना हो गया, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5, 5 इंटू 4 20, 20 ओवर 2, ये आपके पास देखो सम आ गया 10। तो आप इस फॉर्मूला को यूज करते हुए भी जो लाइफ है उसके ईयर्स का सम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, बजाय इसके के मैन्युअली कैलकुलेट करो। बताइए सबको क्लियर है, इजी है, हो जाएगा? जी मैम। सिर्फ आयशा खान का होगा, अली का होगा, हामिद म्यूट हो गए, अच्छा बाकी स्टूडेंट का भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटे। अब लास्ट हमारे पास डेप्रिसिएशन का मेथड रह गया हुआ है प्रोडक्शन बेस्ड मेथड, वो भी डिस्कस कर लें। मैम ये यहाँ पे है बुक में प्रोडक्शन भी? मेरा ख्याल है बेटे। जी मैम, लास्ट पे है छोटा सा टॉपिक। हाँ वो बिल्कुल है, थोड़ा सा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बेस्ड मेथड, हाँ जी है। प्रोडक्शन बेस्ड डेप्रिसिएशन मेथड, यूनिट प्रोड्यूस बेस्ड मेथड भी इसको बोलते हैं। इसके लिए जनाब हमें उसी एग्जाम्पल में कुछ इंफॉर्मेशन और ऐड करते हैं। जनाब प्लांट की ही हम एग्जाम्पल को कैरी ऑन किए हुए थे। कॉस्ट 1,50,000 रुपीज, रेजिडुअल वैल्यू हमारे पास 30,000, लाइफ 4 इयर्स। अब जब प्रोडक्शन बेस्ड मेथड को फॉलो करते हुए हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना होगा तो बेटे वहां पे हमें वो नंबर ऑफ यूनिट्स हमने ईच ईयर कितने प्रोड्यूस करने वो भी बताएगा। जनाब फर्स्ट कीजिए वो आपको प्रोडक्शन यूं बताता है 4 सालों में हमने इस प्लांट की हेल्प से, इस मशीन की हेल्प से कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने, ये इंफॉर्मेशन भी देगा। जनाब हमने फर्स्ट कीजिए वो आपको क्वेश्चन में बताता है कि पहले साल हमने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने, सेकेंड ईयर इस मशीन की हेल्प से हम 15,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, थर्ड ईयर में जनाब 20,000 यूनिट प्रोड्यूस होंगे और फोर्थ ईयर में 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। अब जिसकी बेस पे आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है यूनिट्स की बेस पे, वो ईच ईयर कितने यूनिट आपने प्रोड्यूस करने ये बताए हुए होंगे, आपने उसका कर लेना है टोटल और यूनिट्स की रेशो बना लेनी है। जिस तरह हमने लाइफ की रेशो बनाई थी, और रेशो बनाने का हमेशा तरीका ये होता है कि जो बेस होती है उसका टोटल कर लिया जाता है। मेरे पास यूनिट्स हैं, यूनिट्स का मैं टोटल कर लेती हूँ जनाब। हाँ जी, ये 25 और 25 हमारे पास कितना हो गया, इज इट 50,000? जी मैम। ठीक हो गया। अब जनाब इससे मैंने डेप्रिसिएशन का प्रोपोर्शन बना लेना। डेप्रिसिएशन का प्रोपोर्शन बनाने का तरीका ये होता है कि इंडिविजुअल अमाउंट ओवर टोटल अमाउंट, और अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक काम करते हैं, 1000 को कॉमन ले लेते हैं। ये देखो मैंने 1000 को कॉमन ले लिया, तो पहले साल का प्रोपोर्शन क्या होगा, 10 बाय 50।
हाँ पहले इनको लिख के बच्चों को बता देते ना सारा। 10/50, 15/50, थर्ड ईयर का प्रोपोर्शन बनेगा 20/50 और लास्ट ईयर का बनेगा 5/50। तो वो हम प्रोपोर्शन कैसे बना रहे हैं, इंडिविजुअल ईयर में, ईच ईयर में जितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस आपने करने डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल को डिवाइजर बनाया, न्यूमरेटर में आपके पास हर साल की जो इंडिविजुअल प्रोडक्शन है वो आएगी, मल्टीप्लाई किससे करोगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट से, और डेप्रिशिएबल अमाउंट में 1,50,000 कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 30,000। तो लीजिए ये हमारे पास डेप्रिसिएशन का ईच ईयर एक्सपेंस आता चला जाएगा। हाँ जी बेटा 24,000। 24,000। एक सेकंड, दूसरे का मैम है 36,000। हाँ बिल्कुल इतना ही आना चाहिए। तीसरे का मैम 48,000। 48 नहीं आना जी मैम, चाहिए? 48,000। जी मैम। ठीक है, फिर बेटे मैम एक सेकंड, 12। जी मैम 12। 12 आना चाहिए। जी मैम। तो जनाब ये देखें, अब एक काम करो, 24 + 36 + 48 + 12। +12 मैम ये आता है 1,20,000। आप किसी भी मेथड से जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, उसकी लाइफ में जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, टोटल करवाने का मकसद ये था कि मैं आपको प्रूव कर सकूं, बता सकूं कि किसी भी मेथड से बेटे आप डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट करो, जो टोटल है वो हमेशा डेप्रिशिएबल अमाउंट 1,20,000 के इक्वल होना चाहिए। चलें जनाब एक एग्जांपल करते हैं। पेज नंबर 387 पे देखिए, एक छोटी सी उसने एग्जांपल दी हुई है। पेज नंबर 387 पे एग्जांपल का टाइटल है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। कहते हैं एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 5 लाख है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये अपनी लाइफ में, यूजफुल लाइफ में आपको मशीन टोटल जो यूनिट प्रोड्यूस करके देगी वो 5 मिलियन। ओके जी, अब फर्स्ट ईयर का वो कहता है कि डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस निकालो, और फर्स्ट ईयर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो ये मशीन आपको नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करके देगी वो 47,850 होगी। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस निकालिए, तो बहुत ईजी हो गया। कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू क्योंकि उसने नहीं बताई भी तो हम 0 एज्यूम करेंगे। मैं क्या करूंगी, 5 लाख को मल्टीप्लाई करूंगी जिस ईयर का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस निकालना है उस ईयर के यूनिट्स के साथ। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस निकालना है और फर्स्ट ईयर के जो यूनिट्स उसने क्वेश्चन में बताए हुए बेटे, वो हमें बताए हुए 47,850, उससे मल्टीप्लाई करूंगी और जो टोटल हमें प्रोडक्शन लेनी है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एसेट 5 मिलियन, उससे मैंने उसको डिवाइड कर देना है। तो देखिए डायरेक्टली हमारे पास डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आ जाता है 4785। मैम क्वेश्चन का टाइटल एक दफा दोबारा बोलिएगा, मैंने सुना नहीं तब। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन का टाइटल बस एग्जांपल लिखा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 387 पेज पे, उस पे इतनी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर आपकी बुक में नहीं मिल रहा तो आप सुनिएगा। उस मशीन की कॉस्ट है 500,000, 5 लाख है, और जो टोटल प्रोडक्शन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एसेट हमें देनी है, वो जो टोटल हमने यहाँ 50,000 किया था वो 5 मिलियन बता रहे हैं। और फर्स्ट ईयर में जो यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं वो 47,850 हैं। तो 47,850 फर्स्ट ईयर के यूनिट्स हैं, डिवाइडेड बाय 5 मिलियन टोटल यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख। ओके मैम। ओके बेटा, ये किनका हैंड रेज हुआ है? यहाँ से अनम्यूट क्यों नहीं हो पा रहे हो? मुस्तफा, मैंने आपको बेटे अनम्यूट करने की कोशिश किया, हो नहीं रहे हो। जी मोहम्मद अली। मैम ये वाला क्वेश्चन दोबारा करवाना है, ये जो आपने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बताया, जो एग्जांपल मैंने इस पे बोर्ड पे सॉल्व किए। नो मैम, ये जो आपने बुक में बताया पेज नंबर 387 पे हो? यस मैम।
ठीक है, ये देखो मैं अभी सॉल्व करा देती हूँ, व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करा देती हूँ। ठीक है, ये देखो उसने एसेट की कॉस्ट बताई हुई है 5 लाख और फर्स्ट ईयर, ये कहाँ से डिस्टॉर्शन हो रही है वो म्यूट करें। फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन है 47,000, लेट मी कंफर्म, 47,850, 85 हाँ 850 यूनिट्स। और जो टोटल प्रोडक्शन है 5 million हाँ शाबाश, थ्रू आउट लाइफ वो 5 मिलियन यूनिट्स की है। अब उसने कहा है कि जनाब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कीजिए फॉर फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर के यूनिट्स भी बता दिए। तो बेटे मैंने क्या करना है, फर्स्ट ईयर के यूनिट्स लेने हैं एज न्यूमरेटर और जो टोटल यूनिट्स है उनको बनाना है न्यूमरेटर और मल्टीप्लाई कर देना है कॉस्ट से। अगर इसका वैल्यू बताई होती तो मैं कॉस्ट में से माइनस कर देती। तो लीजिए फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस मेरे पास आ गया 4785। अब बताओ क्लियर हुआ आयशा और अली? चलें ठीक है। अच्छा अब डिस्पोजल है आगे बेटे, डी रिकग्निशन है, वर्किंग बैक है हमारे पास। अब चलें फिर, डिस्पोजल का बहुत सारा पोर्शन जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी लेकर चलें फिर। चलें जनाब, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में, बल्कि प्रीवियस चैप्टर में ये बात सीखी हुई है कि हमने जनाब अब तक हमने डिस्कस क्या किया कि जनाब नॉन करंट एसेट जब हम परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉन करंट एसेट का अकाउंट ओपन कर लेते हैं, हम उसको यूं जर्नलाइज करते हैं नॉन करंट एसेट डेबिट, और आपके जो कैश या पेएबल है वो क्रेडिट हो जाता है। हमें दोबारा से बेटे, और जी इसमें लॉजिक क्या है कि अगर मशीन की कॉस्ट को डिवाइड कर दें उसकी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जितने वो प्रोड्यूस कर रहा है, इससे तो 1/10 आ रहा है, इसमें तो उसकी लाइफ भी बता रहा है, मतलब उसकी लाइफ 4 ईयर है। तो इसमें ये लॉजिक नहीं समझ आई कि हम उसको उस पे लॉजिक ये डिवाइड है कि करके वो पता क्या 1/10 इस आ रहा। मेथड में, आपकी बात समझिए, हम इसमें लॉजिक को ये कहता है कि आप जितना ज्यादा एसेट को यूज करोगे, यूजेज का अंदाजा आर्स में भी होता है और इसके अलावा मतलब टाइम में भी हम उसको मेजर करते हैं। इसके अलावा हम जितना ज्यादा एसेट को यूज करेंगे उतने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस होंगे। जिस साल जितने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस हुए वो एसेट उतना ज्यादा इस्तेमाल होगा, उतना ज्यादा डेप्रिशिएट होगा। इसमें ये लॉजिक है। जिस साल में ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे इसका मतलब है कि हमने एसेट को ज्यादा यूज किया, वो ज्यादा डेप्रिशिएट होगा उस साल। जिस साल कम यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उस साल हमने उस एसेट को कम यूज किया है, वो कम डेप्रिशिएट होगा। ठीक है। अच्छा बेटे देखो, प्रीवियस चैप्टर में हमने ये बात सीखी और अब तक के डिस्कशन में भी वो बातें चले। अब तक हमने क्या डिस्कस किया पहले वो मैं आपसे बात करूंगी कि एसेट को हमने परचेज भी कर लिया, परचेज करने के बाद जब यूज करते हैं तो वो डेप्रिशिएट होता है। डिफरेंट मेथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करना भी सीखा, उसको जर्नलाइज करना और डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस अकाउंट में और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये भी सीखा। अब हम रिवाइज करेंगे कि जब एसेट परचेज किया हुआ हम सेल कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। वो जनाब हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर में ये सीखा था कि बेटे को जब भी नॉन करंट एसेट हमारा सेल होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस को क्रेडिट करते हैं, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, सेल के टाइम में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो भी कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट हो तो वो क्रेडिट होता है, लॉस हो तो वो डेबिट किया करते हैं। तो जनाब अब हम चलेंगे एसेट के डिस्पोजल की तरफ के, जब एसेट डिस्पोज ऑफ होगा जिसे हम डी रिकग्निशन भी बोलते हैं। डी रिकग्निशन में वो बेसिकली आपको सिखा रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट।
इसका 90% पोर्शन आप पहले पढ़ चुके हो कि जब ऐसे डिस्पोज ऑफ होता है तो हम उसे जर्नलाइज कैसे करते हैं और उस पे प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जर्नल एंट्री आपने क्या पढ़ी है, जो एसेट डिस्पोज ऑफ होता है जब आपने उसको डिस्पोज ऑफ किया तब तक वो जितना डेप्रिशिएट हो चुका है उसकी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालो और डेबिट कर दो। उस एसेट को बेचने पे अगर लॉस हुआ है तो लॉस ऑन डिस्पोजल भी डेबिट कर दीजिए। जो एसेट सेल हो रहा है वो नॉन करंट एसेट कॉस्ट प्राइस से क्रेडिट होगा और जितने में बेचा है वो हमें कैश रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट भी आपका डेबिट होगा। ये जर्नल एंट्री आपने सीखी, इसकी हमने दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस का तरीका क्या है कि बेटे हम यहाँ पे अब इस चैप्टर में वो क्या करेगा, डिस्पोजल अकाउंट आपसे बनवाएगा। और डिस्पोजल अकाउंट किस तरह बनाते हैं ये देखो। ये जो डिस्पोजल की एंट्रीज में जितने पॉइंट्स हैं हम उन्हें डिस्पोजल के अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनता है बेटे, जो नॉन करंट एसेट आप बेच रहे हो उसकी कॉस्ट प्राइस एसेट के नाम से इसकी डेबिट साइड पे आती है। एसेट जितने में बिक रहा है उसकी सेल प्राइस कैश के नाम से हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। जो एसेट हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ करने का मतलब है जो बेच रहे हैं एसेट, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो पहले हमने जर्नल एंट्री में पढ़ी हुई है अब टी अकाउंट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, वही सारे पॉइंट जो जर्नल एंट्री में थे अब डिस्पोजल के अकाउंट में आएंगे। जो इंफॉर्मेशन डेबिट साइड पे है वो डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आती है और जो इंफॉर्मेशन डिस्पोजल की एंट्री की क्रेडिट साइड पे कॉस्ट प्राइस है वो डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे आती है। तो देखिए कैश भी डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है और कैश बेसिकली है क्या, जो एसेट आप बेच रहे हो उसकी सेल प्राइस है। उसके अलावा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिस एसेट को आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं वो डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आती है। अगर एसेट जो आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो उस पे लॉस हो रहा है वो आपकी डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर एसेट को आपने डिस्पोज ऑफ किया उस पे प्रॉफिट हो रहा है तो वो ऑपोजिट साइड पे, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, वो डेबिट साइड पे। लीजिए डिस्पोजल का हमने अकाउंट बना दिया। सिंपल, इसको कैसे याद रखना है बेटे, इसको यूं याद रखना है कि जिस एसेट को आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो बेच रहे हो उसकी कॉस्ट प्राइस डेबिट साइड पे आती है, उसकी सेल प्राइस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। एसेट बेचने पे अगर लॉस हो रहा है वो डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा और एसेट को डिस्पोज ऑफ करने पे अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो वो डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। अकाउंट अगर याद कर लोगे तो इससे फर्दर वो आपको जर्नल एंट्रीज भी बनाने के लिए कह सकता है। हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर में मैंने आपको कंबाइंड जर्नल एंट्री जो पहले लिखी हुई है वो सिखाई थी। उसमें तमाम इफेक्ट एक ही जर्नल एंट्री में हम पुट कर देते हैं और डेबिट क्रेडिट को इक्वल कर लेते हैं। इस चैप्टर में पॉसिबल है कि वो आपको हर एंट्री अलग से करने के लिए कहे, तो वो बहुत आसान है। डिस्पोजल अकाउंट याद कर लीजिए, अकाउंट से जर्नल एंट्रीज बनाना बहुत आसान हो जाता है। और वो कैसे बनाओगे, देखो बहुत इजी है। आपने देखो जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसकी कॉस्ट प्राइस डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे है। वो तमाम इंफॉर्मेशन जो डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे इंफॉर्मेशन है उसमें डिस्पोजल खुद डेबिट होगा और जो ऑपोजिट अकाउंट टाइटल है वो क्रेडिट होंगे। वो तमाम इंफॉर्मेशन जो डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जैसे कैश और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसमें डिस्पोजल खुद क्रेडिट होगा और ऑपोजिट अकाउंट टाइटल डेबिट होंगे। अगर मेरी बात ये समझ में नहीं आए तो देखिए जो आपने पहले सीखा हुआ है मैं उसी को आगे कैरी ऑन करती हूँ। पहली कंबाइंड जर्नल एंट्री में आपने सीखा है कि एसेट हम जितने में बेचते हैं हमारे पास पैसे आते हैं, कैश को डेबिट करते हैं तो डेबिट ही करो। कैश अकाउंट डेबिट होगा, डिस्पोजल क्रेडिट होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होती है, डेबिट करो, डिस्पोजल क्रेडिट होगा। लॉस अगर हो वो डेबिट होता है, डेबिट करो, डिस्पोजल क्रेडिट कर दो। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से
नॉन करंट एसेट जो आप सेल कर रहे हो उसकी कॉस्ट प्राइस जर्नल एंट्री पे मैंने आपको बताया कि जब एसेट हम बेचते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस को हम क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट करो, उसके ऑपोजिट डिस्पोजल को डेबिट कर दो। तो अगर इन तमाम इंफॉर्मेशन को अलग अलग जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करने के लिए कहे तो क्या जर्नलाइज करोगे? व्हाइट बोर्ड पे फोकस कीजिएगा, मैं दोबारा से बताती हूँ। पहले जर्नल एंट्री में मैंने कैश को डेबिट किया, तो अलग अगर इसकी जर्नल एंट्री पास करना चाहो सेल प्राइस की, तो क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होता है तो डेबिट करो सेपरेट एंट्री में भी, और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट। लॉस डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। कॉस्ट प्राइस की एंट्री क्या होगी? नॉन करंट एसेट कॉस्ट प्राइस से क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट। बताइए कितने स्टूडेंट ने मेरी बात को फॉलो किया? रेज योर हैंड्स। ओके बेटा जी, ठीक हो गया। तो अब जनाब हमने एसेट को डिस्पोज ऑफ करने को रिकॉर्ड करना सीखना है। एक और चीज जो आपको रिकॉल करवा दूं वो क्या बात है कि जनाब जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा होता है, आपने डिस्पोजल अकाउंट से पहले उसका प्रॉफिट लॉस निकाल लेना है। और अगर आपको याद हो प्रॉफिट लॉस निकालना हमने कैसे सीखा हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट आपका सेल हो रहा है, उस पे आपने प्रॉफिट लॉस कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि बेटे आपने क्या करना है, बुक वैल्यू का कंपैरिजन कर देना है विद सेल प्राइस। अब बुक वैल्यू कैसे आती है ये आपने सीख ली हुई है। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो जिस टाइम में आप एसेट बेच रहे हो उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी, उसका कंपैरिजन सेल प्राइस के साथ कर लो। अगर ज्यादा पैसों में बेच रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर कम पैसों में बेच रहे हो, सेल प्राइस कम है, तो आपके पास लॉस है। क्या है? अगर सेल प्राइस ज्यादा है बुक वैल्यू से, ज्यादा पैसों में बेच रहे हो, तो आपके पास क्या है? प्रॉफिट है, और प्रॉफिट डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है और प्रॉफिट इटसेल्फ क्रेडिट होता है। और अगर इसके रिवर्स सिचुएशन होगी, सेल प्राइस लेस देन बुक वैल्यू होगी, कम पैसों में बेच रहे हो, तो इसका मतलब है लॉस है, और लॉस डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है, लॉस इटसेल्फ डेबिट होता है। ये बातें रिवाइज कर लीजिएगा, टाइम ओवर हो चुका है, इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी। ठीक है, जब तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज।